आज का हमारा विषय है वर्णों से संबंधित विशेष जानकारी। तो सबसे पहले हम जानते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। दो व्यंजन मिलकर जब एक नया व्यंजन बनाते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अब आपको व्यंजन वर्णों का ध्यान होगा। क में जब श को जोड़ेंगे, ये दोनों को मैं हल है इन दोनों में, तो मैं आपको शॉर्ट साउंड में ही बोल के इनको बता रही हूँ। क प्लस श बनता है क्ष, और क्ष में जब अ को जोड़ते हैं, अ स्वर इसके साथ जुड़ेगा तो इसको बोला जाएगा क्ष। ऐसे ही त प्लस र, इनसे बनता है त्र, और इसमें जब अ स्वर जुड़ेगा तो ये बोला जाएगा त्र। ज प्लस य, ज, इसमें जब अ स्वर जुड़ेगा तो बोला जाएगा ज। श प्लस र, श्र, इसमें अ स्वर जुड़ते ही ये बन जाएगा श्र। तो संयुक्त व्यंजन में हमने क्या सीखा कि दो व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं, और इस तरीके से हमने इन चार संयुक्त व्यंजनों को यहाँ जाना। क्ष, त्र, ज्य, श्र। अब हम बात करते हैं संयुक्त अक्षर की, संयुक्त वर्ण की कहिए या संयुक्त अक्षर कहिए। 33 व्यंजनों में से बहुत सारे व्यंजन वर्ण ऐसे हैं जिनको हम आधे रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कुछ व्यंजन ऐसे भी हैं जिनको आधे रूप में नहीं लिख सकते, तो उनको हल के साथ ही लिखा जाता है। अब यहाँ उदाहरण देखिए। व, यहाँ व हल है व्यंजन, इसमें हमने जोड़ा य को, तो ये क्या बना? व जो हल है इसको क्या हम आधे रूप में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। तो ये बनेगा व्य। बुक में पढ़ते हुए ये वर्ड हमारे सामने आया है व्यक्ति। व्यक्ति शब्द में आधा व और य, ये कैसे बना है? व हल से बना है और य में स्वर मिला हुआ है व्यंजन में, इस तरीके से बना है। अगला देखते हैं संयुक्त अक्षर का उदाहरण। एक व्यंजन हल है और एक स्वर सहित है, यहाँ पर ये खास बात है इसकी। तो द हल प्लस य को जब जोड़ेंगे, तो मैंने यहाँ आपको दिखाया हुआ है कि द में य को कैसे जोड़ते हैं, और जब प्रिंट फॉर्म में आप बुक में इसको देखोगे तो द ऐसे दिखाई देगा आपको। तो इसका एक उदाहरण है विद्या। लेकिन आप ध्यान से देखिए, द को हम आधे रूप में नहीं लिखा देखा हमने कभी भी, तो इसलिए द या तो हल के साथ ही लिखा जाएगा, और या फिर द में य जुड़ के एक नई फॉर्म, नए तरीके से, नए रूप में इसको लिखा जाएगा। अगला उदाहरण देखिए। म प्लस ह। अब म हल को हम आधे रूप में लिख सकते हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल है तुम्हारा। आगे देखिए, ख प्लस य। अब इसमें पहला जो ख मैंने बोला है वो व्यंजन स्वर रहित है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित है, तो इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो ख को भी हम आधे रूप में लिख सकते हैं। इसका एक उदाहरण है मुख्य। अगला उदाहरण देखते हैं। श प्लस व, श्व, तो इसका एक उदाहरण है विश्व। इस तरीके से हमने देखा संयुक्त अक्षर क्या होता है। जब एक स्वर रहित व्यंजन को आप स्वर सहित व्यंजन में जोड़ते हैं तो वो संयुक्त अक्षर बन जाता है। अब हम जानते हैं द्वित्व व्यंजन के बारे में। जब समरूपी स्वर रहित और स्वर सहित व्यंजन एक साथ आए तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यानी समरूपी का मतलब है एक ही तरह का व्यंजन आए, और एक बार वो स्वर रहित आए और एक बार वो स्वर सहित आए। तो इसका एक उदाहरण देखते हैं। स्वर रहित व्यंजन को हम हल फॉर्म में लिखते हैं, तो क ये स्वर रहित व्यंजन है, प्लस क ये स्वर सहित व्यंजन है, और एक ही व्यंजन है। इनको जब हम इकट्ठा लिखेंगे तो क हल को हम आधे रूप में लिख सकते हैं, हमें पता है। इसका उदाहरण है पक्का। इसी तरह अगले उदाहरण देखिए। ट प्लस ट, इनको जब लिखा हमने तो इसका एक उदाहरण है खट्टा।
तो ट को हम आधे रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ट हल ही लिखा जाएगा, या फिर इसके साथ दूसरा ट जुड़ के एक नया रूप बनेगा। त प्लस त को जब जोड़ेंगे तो इसका एक उदाहरण है पत्ता। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस त हल को हम आधे रूप में लिख सकते हैं। अगला उदाहरण देखिए, च प्लस च, इसका एक उदाहरण है बच्चा। तो च को हम आधे रूप में, च हल को हम आधे रूप में लिख सकते हैं। ये उदाहरण थे द्वित्व व्यंजन के। अगला हम देखते हैं अनुस्वार। तो अनुस्वार को जब यहाँ देख रहे हैं क के ऊपर ये जो बिंदी लगी हुई है, इसी को हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार हमेशा वर्ण के ठीक ऊपर लगता है। अब क के एकदम ऊपर लगा हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए, ये दाएं या बाएं नहीं लगेगा, और इसका उच्चारण सिर्फ नाक से होता है, जैसे बंदर, बंद। इसके बाद अगला देखते हैं अनुनासिक। अब ये ऊपर जो यहाँ ये आप साइन देख रहे हैं, इसी को हम अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। व्यंजन वर्णों को पढ़ते हुए अनुनासिक वर्ण आए थे। हर वर्ग का जो अंतिम वर्ण था उसको अनुनासिक कहते हैं। तो वो आप जानते हैं, उसको मुंह और नाक दोनों से बोला जाता है। उसी का ही यहाँ पर ये चिन्ह है। अगर स्वर की मात्रा शिरोरेखा से ऊपर लगी हुई है तो जो ये अनुनासिक चिन्ह है, इसकी जगह सिर्फ अनुस्वार वाला चिन्ह लिखा जाएगा, जैसे माँ, चांद, सिंचाई, कैंची। इसके बाद हम जानते हैं विसर्ग के बारे में। ये जो दो बिंदी आप देख रहे हो, इनको ही विसर्ग कहते हैं। और विसर्ग का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द हिंदी में ले लिए गए हैं, हिंदी में प्रयोग में आते हैं, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। तो जैसे प्रातः, अतः, प्रायः, तो ये हर शब्द के अंत में आप देख रहे हैं ये दो बिंदी लगी हुई है, इसी को विसर्ग कहते हैं। और इसका उच्चारण ह के समान किया जाता है। मैंने बोला प्रातः। अब हम जानते हैं आगत स्वर के बारे में। आगत स्वर, आप आ के ऊपर जो ये चिन्ह देख रहे हैं, ये आगत स्वर है। आ और इसके ऊपर ये निशान जो आप देख रहे हैं, ये आगत स्वर है। ये अंग्रेजी से आई स्वर ध्वनि है। और जैसे डॉक्टर, अब ना मैंने आ बोला है ना मैंने ओ बोला है, इनके बीच की आवाज है ये, इनके बीच की ध्वनि है। डॉक्टर, कॉफी, कॉलेज। तो ये आगत स्वर के उदाहरण हैं। अगला हम जानते हैं नुक्ता के बारे में। नुक्ता, ये फ के नीचे जो बिंदी देख रहे हैं, ज के नीचे जो ये बिंदी देख रहे हैं, ये बिंदी लगने के बाद इसका जो उच्चारण है वो भी बदल जाएगा। फ, इसको बोलेंगे ज। तो यह वर्ण के नीचे बिंदु के रूप में लगता है। दूसरा, यह अरबी और फारसी भाषा से आए शब्दों में मिलता है, जैसे जरूर, ज्यादा, फालतू। तो ये नुक्ता के उदाहरण हैं। अब हम जानते हैं र व्यंजन के विभिन्न रूपों के बारे में। जब र व्यंजन हिंदी भाषा में हम इसको लिखने में प्रयोग करते हैं तो इसके रूप बदल जाते हैं। र ऐसा व्यंजन है जिसका अन्य व्यंजनों से मेल होने पर रूप बदल जाता है। अगर र स्वर रहित, यहाँ र हल है इसलिए मैंने बोला इसको स्वर रहित। अगर र हल हो, वह अगले व्यंजन के ऊपर लग जाता है। र हल का मतलब है र आधा हो, तो वो अगले व्यंजन के ऊपर लग जाएगा। जैसे क, ये स्वर सहित व्यंजन है। र शॉर्ट साउंड में बोलेंगे क्योंकि र हल है, र प्लस म। तो म जो व्यंजन है ये स्वर सहित व्यंजन है, और र जो है ये स्वर रहित है। तो ये जब भी हल होगा अगले व्यंजन के ऊपर लग जाएगा। ये जैसे कर्म, तो म के ऊपर जो ये आप चिन्ह देख रहे हो, ये र हल है। आगे, अगर र से पहले स्वर रहित व्यंजन हो, जैसे इस उदाहरण में भ स्वर रहित व्यंजन है, और उसके बाद र है जो स्वर सहित है, तो यह उस व्यंजन के नीचे लग जाता है। अगर र से पहले, स्वर सहित र से पहले जो व्यंजन आए
वो हल हो, वो स्वर रहित हो, तो जो ये र होगा ये उस आधे व्यंजन के नीचे लग जाएगा, जैसे भ्रम। अब इसमें भ हल है यानी आधा है, और जो इसके पैर में र लगा है ये र पूरा है यानी स्वर सहित है। जब मैं आधा और पूरा बोलती हूँ उसका मतलब है, आधे का मतलब है स्वर रहित है और पूरे का मतलब है स्वर सहित है। अगला देखते हैं, ट और ड के साथ र का योग कैसे होगा ये देखते हैं। अब ट स्वर रहित है, उसके बाद र है, तो अभी हमने बात की थी कि अगर स्वर सहित र से पहले स्वर रहित व्यंजन आए तो उस व्यंजन के नीचे र लग जाता है। तो लेकिन ट के साथ र कैसे लगेगा, ये आप देख रहे हैं। ट के नीचे जो हमने उल्टे वी जैसा, ये इंग्लिश लेटर जैसा जो निशान हमने बनाया है, इसी को ये र ही है। तो इस वर्ड में, इस शब्द में, ट्रक में जब हम देखेंगे तो ट हल है और इसके नीचे जो ये र का चिन्ह लगा हुआ है ये र पूरा है।